हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अरब रुपए के रिटायरमेंट पेंशन पैकेज के साथ पाकिस्तान स्टील मिल के 9,000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया है। कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इसकी मंजूरी दे दी गई और साथ ही वजीर आज़म इमरान खान का यह दावा और वादा कि वो स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे बल्कि अच्छी इंतजामिया लाकर स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श बनाएंगे, ये वादा दम तोड़ गया। स्टील मिल्स बंद पड़ी है, तमाम मुलाजमीन नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इमरान खान ने 2016 में स्टील मिल्स के मुलाजमीन से खिताब करते हुए क्या वादा किया था, देखिए। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। स्टील मिल्स बंद पड़ी थी, हुकूमत प्राइवेटाइज करने की बातें कर रही थी, तहरीक इंसाफ प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी कि नई इंतजामिया लाएं और एक प्रोफेशनल इंतजामिया के साथ स्टील मिल्स चलाएं वरना हम चलाएंगे। सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ही नहीं बल्कि असद उमर, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पूरी मुआशी पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने भी बताया कि तहरीक इंसाफ स्टील मिल्स कैसे चलाएगी, प्राइवेटाइज नहीं करेगी बल्कि खुद इदारों को मुनाफा बख्श बनाएगी। उन्होंने आवाम से और स्टील मिल्स के मुलाजमीन से क्या वादे किए, देखिए। हम भी इधर मौजूद हैं। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा यह है कि निजकारी करके दिखाएंगे। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ। सबसे पहला काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। आप जब तक अपने हक पे खड़े हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आपको ये बता दूं, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। आप में से कई लोगों को शायद पता भी हो, मैं पूरी कायमा कमेटी को यहां लेकर आया था स्टील मिल पिछले साल। यहां पर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर मुतफक्का करारदाद पास की थी कायमा कमेटी ने कौमी असेंबली की निजकारी के खिलाफ। ये आप सबको पता होना चाहिए। ये करारदाद हम मंजूर करवा चुके। आखिरी वादा, और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा होने जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वो वजीर खजाना बने तो नवंबर 2018 में उन्होंने बताया कि 45 दिन के अंदर स्टील मिल के लिए अवाम खुशखबरी सुनेंगे। ये इदारा कैसे चलेगा ये बताया जाएगा। 45 दिन दिए गए जी रज़ाक दाऊद साहब को। 45 दिन के अंदर स्टील मिल को दोबारा किस तरीके से चलाना है ये प्लान वो लेकर आएंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला आपको चला कर देखें। फिर कुछ महीने गुजरे, 3 अप्रैल 2019 में उन्होंने साथियों से मिलकर बताया कि अप्रैल के महीने में ही ईसीसी स्टील मिल के रिवाइवल प्लान की मंजूरी दे दी। स्टील मिल के ऊपर जो है इस वीकेंड पे मुझे प्रेजेंटेशन है, रज़ाक दाऊद एंड मुझे वो प्रेजेंटेशन होगी। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगेन बोथ ऑफ दीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल ईसीसी शुड बी इंडोर्सिंग द रिवाइवल प्लान्स, टर्न अराउंड प्लान्स फॉर पीएसएम एंड पीआईए बोथ। बात यहाँ भी नहीं रुकी, उसके बाद भी असद उमर अवाम को और स्टील मिल के मुलाजमीन को जल्द रिवाइवल होने की खुशखबरी सुनाते रहे। स्टील मिल जो है एक मुनाफा बख्श इदारा हो सकता है, इंशाअल्लाह ताला होगा। उसकी रिवाइवल का प्लान का एक ब्रॉड जो स्ट्रेटजी है वो अप्रूव कर दी गई है और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, आपको खुशखबरी बता दूं, स्टील मिल के जो लोग हैं और जो कौम के लिए भी मैं खुशखबरी दे दूं कि दुनिया के बहुत बड़े इदारे ऐसे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर अपना सरमाया भी लगाने को तैयार है और स्टील मिल को दोबारा चलाने के लिए भी तैयार है। असद उमर ने अप्रैल 2019 में सहाफियों के साथ बातचीत में यह भी बताया कि मलेशिया की तर्ज पर सरमाया कंपनी के मामला वजीर आज़म खुद देख रहे हैं। वैसे वजीर आज़म कमेटियों को चेयर नहीं करते, मगर इस कमेटी को
वो खुद चेयर कर रहे हैं और बताया कि कितना काम भी हो चुका है। हमने एक नई कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाई है, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं। नॉर्मली जो कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चेयर करते। मोस्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़ आर चेयर्ड बाय मी, खुसरो बख्तियार चेयर्स द कैबिनेट कमेटी ऑन सीपेक, बट ये वाहिद कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं, जस्ट टू गिव दैट इम्पोर्टेंस वहाँ पर। सरमाया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनकी पहली मीटिंग हो गई, दे जस्ट हैड पिछले संडे को। मगर कुछ नहीं हुआ। स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला हुआ और वो आज भी बंद ही पड़ी है। मगर इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। तहरीक इंसाफ की बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा ही मलेशिया तर्ज का सरमाया मॉडल था। उन्होंने अवाम को बार बार बताया, मैनिफेस्टो में लिखा, अपने 100 दिन के प्लान में भी बताया कि कैसे नुकसान करने वाले इदारों का टर्न अराउंड किया जाएगा। इमरान खान तकारीर में सिंगापुर और मलेशिया के मॉडल की मिसाल देते और कहते कि ऐसे हम नुकसान करने वाले इदारों को मुनाफे बख्श बना देंगे। तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्शन से पहले मलेशिया के तर्ज के सरमाया मॉडल का ऐलान किया, अपने 100 दिन का प्लान बताया कि कैसे हम एक वेल्थ फंड बनाएंगे, तो हमने उसी वक्त कुछ सवालात उठा दिए थे कि ये कैसे मुमकिन होगा। देखिए असद उमर साहब के सामने जब हमने ये सवालात रखे कि वो सवालात कितने दुरुस्त साबित हुए। वेल्थ फंड में पैसे कौन डालेगा? हुकूमत ही डालेगी और फिर वो ऐसे ही चलेगा जैसे अभी ये नुकसान करते हैं, हुकूमत सब्सिडाइज करती है। कैसे चलेगा वो पाकिस्तान वेल्थ फंड? वो लोग जिनको कुछ नहीं पता है कारोबार किस तरीके से चलाना है, वो इन इदारों को इस वक्त इनके ऊपर बैठे हुए हैं और अल्टीमेट डिसीजन मेकर हैं इनके। हम ये कह रहे हैं कि उन लाइन मिनिस्ट्री से निकाल के वो एग्जिस्टिंग इदारे, अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नहीं बात हो रही, उन एग्जिस्टिंग इदारों के वो एक ऐसे, जिस तरीके से इसका और ये आइडिया कहाँ से आया, ये डोमेस्टिक बना, सिंगापुर में ली कुआन यू ने बनाया और उसके अंदर उन्होंने रियासती इदारे सारे डाले। प्रोफेशनल जो लोग बिजनेस समझते हैं, मईशत समझते हैं, इकोनॉमिक समझते हैं, उनको उसका सरबराह बनाया, सियासतदानों को उससे अलग किया, ब्यूरोक्रेट को उससे अलग किया। फिर खजाना इन्वेस्टमेंट के नाम से मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद ने यही काम किया और बहुत कामयाबी से किया। ये जो बात है कि इदारा इंडिपेंडेंट, सियासी इन्फ्लुएंस कोई नहीं, बिल्कुल आज़ाद इदारा, इस तरीके से हम चलाएंगे। खान साहब ने ये, अब मिसाल तो आपकी 5 साल दौरे हुकूमत से ली जाएगी ना। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में कौन सा ऐसा इदारा बना दिया? खान साहब ने एक एहतसाब का इदारा बनाया था, यही कहकर बनाया था कि एक ऐसा इदारा होगा जो बिल्कुल आज़ाद होगा, जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की वो हुकूमत है जिसमें अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए। जो एहतसाब कमीशन बनाया उसका सरबरा नहीं है, वो 1 रुपया वापस नहीं ला सका। अपनी करप्शन छोड़ें, अवामी नेशनल पार्टी पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, उनकी 1 रुपया की करप्शन नहीं पकड़ सका। तो इदारा बनाने का तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। अगर 5 साल देखें हम खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसको देखते हुए क्या कोई इदारा बना लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपने एहतसाब ब्यूरो का बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि एहतसाब ब्यूरो का जो वहाँ पे था कारकर्दगी वो कामयाब नहीं हो चुकी, लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं। वहाँ पर हेल्थ का निजाम जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो उनके पास दिए गए, प्रोफेशनल्स के पास, और उसके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए। तो उन्होंने बताया कि जैसे हेल्थ का निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा में दुरुस्त किया है वैसे ही होगा। अब सरमाया मॉडल तो नहीं बना, मगर जो हेल्थ का निज़ाम है उसके हवाले से 27 जनवरी 2020 को जब आतिफ खान और शहराम तरक्की को काबीना से निकाला गया, तो आतिफ खान ने बताया कि खुद वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ सेक्टर की कारकर्दगी से परेशान थे वो, और शहराम तरक्की से उन्होंने कहा कि इसे ठीक करो। अगर इसकी कारकर्दगी इतनी ख़राब थी, आखिरी दफा जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते 28 दिसंबर, हाँ, ये अभी 2-3 हफ्ते पहले जब आए हैं, मुझे उन्होंने कहा कि वो शाहराम ये नहीं था उस दिन, ये उम्र पे जा रहा था। इन्होंने मुझे कहा, खान साहब ने मुझे कहा कि शाहराम को फ़ोन मिलाओ। मैंने कहा क्यों जी, डांटना है उसको? तो कहते नहीं, कोई और बात करनी है। फ़ोन लिया, इसको कहा कि शाहराम, वो हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ख़राब हो गया और तुमने पहले किया था, अभी दोबारा से हेल्थ डिपार्टमेंट तुम ले लो, तुम ये काम करो। तो इसने कहा कि खान साहब आप रिक्वेस्ट नहीं, आप ऑर्डर करें, मैं तो आपने जो भी पहले कहा है वो मैं करूंगा। बहरहाल इलेक्शन से पहले हमने असद उमर के सामने ये सवालात रखे थे, फिर जब वो वज़ीर ख़जाना बने तो हमने फिर उनके सामने सवाल रखे। देखिए वो कितने दुरुस्त साबित हुए और उनके किए गए दावे कितने दुरुस्त साबित हुए। वेल्थ फंड बनाने की बात की थी, बुरी तरीके से इदारे लॉस कर रहे हैं। आपने कहा था एक दिन मुनाफे में आएंगे, चाहे PIA हो या स्टील मिल हो, मुनाफा बात की बात है। अगर नुकसानात ख़त्म हो जाएं तो एक बहुत बड़ा बर्डन 600-700 अरब रुपए का सालाना ख़त्म हो जाएगा। क्या कर रहे हैं उस वेल्थ फंड का? क्या हुआ? या फिर प्राइवेटाइज करेंगे, वेल्थ फंड बनाएंगे, क्या करेंगे? मगर हुआ क्या? जी बिल्कुल, वेल्थ फंड का जी जो काम था, जो पहला काम था, वो वेल्थ फंड का एक कानून बनाना था कि किस तरीके से उस फंड को क्रिएट किया जाए। होल्डिंग कंपनी कहें उसको, वेल्थ फंड कहें, जो भी आप नाम देना चाहते
चाहते हैं। तो वो लॉ मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले मुझे अपना ड्राफ्ट उसका बनाकर भेज दिया है। अब अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारी उसके ऊपर गुफ्तगू हो के मीटिंग करके हम फैसला कर लेंगे कि एक हतमी फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। उसके बाद वो एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट कर दी जाएगी और एक ट्रांजिशन प्लान कर बना दिया जाएगा कि किस तरीके से इदारे इसके अंदर एक एक करके हमने ट्रांजिशन करने हैं और उस होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसकी जो सबसे पहला और सबसे मुश्किल और अहम काम था कि उसकी कानूनी शक्ल क्या दी जाएगी, और वो काम जो है वो लॉ मिनिस्टर ने मुकम्मल करके हमें दे दिया। जैसे मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ये उसके अंदर फैसले हो जाएंगे। मगर प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने, और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का और उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं, और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी खबर, अगर आप मुझसे पूछें ना शाहजेब के मईशत के पहलू से सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात क्या हुई है पिछले 60 दिन के अंदर, दुनिया में काम करने वाले पाकिस्तान बेहतरीन प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग, मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज की मैं चेयर करता था, उसमें मैंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से पूछा कि जी ये देखें ये नाम है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्टील मिल के, क्या आपके ख्याल में ये स्टील मिल ठीक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों बदलते क्यों नहीं? उनका क्या करें, किसी जिससे बोलते हैं कि आके इसके अंदर ज्वाइन करो, बोर्ड कोई ज्वाइन करने को नहीं तैयार था। और ये बड़ी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में हुआ था, मीडिया वहाँ पे मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि बोर्ड तो में तो आ ही रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और आने को तैयार हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात हो ही ये रही है। ना वो लोग नज़र आए, ना सरमाया मॉडल नज़र आया। कुछ महीने के बाद असद उमर को हटा दिया गया। जब वो हटा दिए गए तो हमने सवालात हम्माद अजहर के सामने रखे कि कहाँ है सरमाया मॉडल, क्या कर रहे हैं नुकसान करने वाले इदारों के लिए। पिछले 10 माह में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेहतर करने के लिए क्या किया है? आपने सरमाया कंपनी बनाने का कहा था कि हम बनाएंगे, जबकि पिछले दिनों वजीर आजम ने दोबारा से कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जो कि 400 से 500 अरब के खसारे देखेगी। तो सरमाया कंपनी का ख्वाब भी पीछे रह गया, दोबारा ये कमेटी बन गई। तो आप लोगों ने इन खसारों को कम करने के लिए क्या किया? आपके दौर में भी बढ़े ही हैं। सरमाया कंपनी का काम यह है कि वो जो हुकूमत की तकरीबन 200 के लगभग या 250 के लगभग कंपनीज़ हैं स्टेट ओन्ड, उन सब को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से रीस्ट्रक्चरिंग किस में होएगी, फाइनेंशियल उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किसके अंदर होएगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसके अंदर होएगी। उनका ये काम है कि उसको उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी है तमाम की के अखराजात और उनकी आमदन देख के। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के जो डिविजन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेट कैपिटल पड़ा है आइडल प्रॉपर्टी की सूरत में या आइडल बिल्डिंग्स की सूरत में या डेड एसेट्स की सूरत में, वो आइडेंटिफाई करके उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करना है। तो सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं। क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी, ये वाले PIA को स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर। अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं? नहीं, सिर्फ स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं। और आप ये याद रखें कि ये जो इनके नुकसानात हैं ये कोई 1-2 साल में जनरेट नहीं हुए, ये दहाइयों में ये इस हालत तक पहुंची हैं ये कंपनीज़। तो जाहिर है कि अब इनके ऊपर एहतियात से काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द आपको इसके ऊपर पेशरफ नज़र आएगी। सरमाया मॉडल की बातें करती रही, कहा हम चला कर दिखाएंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। मगर आज हम्माद अजहर साहब ने बताया कि स्टील मिल एक सफ़ेद हाथी है, मुलाजमीन निकाल कर उसे प्राइवेटाइज ही करना पड़ेगा। इससे हुकूमत पाकिस्तान का 70 करोड़ रुपए की बचत होएगी माहाना ये करने से, और ये टैक्स पेयर का पैसा है। इसके अलावा इस मिल को रिवाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को या ऑपरेटर को इस स्टील प्लांट में लेके आएँ और
इसके प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी मिल के ऊपर अभी कर्जा चढ़ा हुआ है उसको भी रिस्ट्रक्चर किया जाए, और ये मुलाजमीन का जो इशू है, इनकी पेज़ का जो इशू है, इसको भी किसी तरह से हैंडल किया जाए। 2015 से अब तक हुकूमत जो है वो 35 अरब रुपए दे चुकी है मुलाजमीन को तनख्वाहों के लिए, और तकरीबन माहाना 34 करोड़ जो है वो ख़र्चा आता है इनकी तनख्वाहें देने का। इसके अलावा जो कर्ज़ा है इस मिल के ऊपर वो 230 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। तो इस मिल की जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज़ जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो इसके कोर स्टील ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अब इसको रिवाइव करना है तो जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ओनर और ऑपरेटर के मोड से निकल के ओनर और पॉलिसी मेकर के रोल में जाए, और हम प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इसके अंदर शराकत जो है उसकी शामिल करें, अगर हम चाहते हैं कि इस मिल जो है इसके नुकसानात भी ख़त्म होएं और इसको अगर रिवाइव भी किया जाए। और हुकूमत ने ये एक ऐसे वक्त में किया है जब वज़ीर आज़म खुद प्राइवेट सेक्टर से कह रहे हैं कि आप मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें, और स्टेट बैंक से सस्ते कर्जे देने की सहूलत दी गई है कि आप 3 महीने की तनख्वाह दे सकते हैं, सस्ते कर्जे ले सकते हैं, मगर आप मुलाजमीन को ना निकालें। खुद हुकूमत ने निकाल दिया। वज़ीर आज़म ने क्या कहा था, देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो भी बिजनेसेस अपने मजदूरों को, वर्कर्स को बेरोजगार नहीं करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको सस्ते कर्जे देगा। और एक ऐसे वक्त में जब मईशत 1.5 से 2% सुकड़ने की तवक्को है, खुद हुकूमत का प्लानिंग कमीशन का अंदाजा है कि कारोबार बंद होने की वजह से 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हमादर साहब ने स्टील मिल के मुलाजमीन को मशवरा दिया कि वो फारिग बैठने की बजाय प्रोडक्टिव सेक्टर में जाकर नौकरी कर सकते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो 8,500 वर्कर्स हैं, ये भी अब जब इनको जो हम पैकेज दे रहे हैं, जो हम सरमाया इनके हाथ में दे रहे हैं, ये मईशत के अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स है जहाँ पे ये बिल्कुल पिछले 5.5 साल से फारिग बैठे थे। अब इनके पास मौका है कि ये प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर जाएं और वहाँ पे भी अपना रोल जो है वो अदा करें, प्रोडक्टिव सेक्टर में जाकर अपना किरदार अदा करें। ये फारिग होने वाले मुलाजमीन को कहा जा रहा है। हमने असद उमर साहब को बुलाया, हमने हमादर साहब को भी दावत दी, वो नहीं आए, मगर हमारे साथ आसिम भट्टी मौजूद हैं। आप सदर पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन हैं। आसिम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है स्टील मिल तो बंद पड़ी है, आपको तनख्वाहों के भी मसाइल थे। अब जब ये कहा जा रहा है कि कम से कम आपको एक पैकेज दिया जाएगा, पेंशन, वो सब चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, और उसके बाद कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर में जाकर जॉब ढूंढ लें, ये इत्मीनान बख्श है आपके लिए कि कम से कम बंद तो थी ही स्टील मिल और तनख्वाहों के भी मसाइल थे आपके लिए? इस फैसले से कैसे कोई मुतमईन हो सकता है कि जहां इस कोरोना वबा के उसमें 9,350 मुलाजिम को जो है ना बरतरफ करने का फैसला किया जाए, उससे कैसे कोई मुतमईन हो सकता है? मतलब ज़ाहिर आज एहतजाज की खबरें तो आई, क्या इस वक्त राय है जो मुलाजमीन हैं उनकी? हमने एक प्रोटेस्ट किया है गुलशन स्टील टाउन जो पाकिस्तान स्टील की कॉलोनी है, उसके अंदर हमने अपना एहतजाजी रिकॉर्ड कराया गवर्नमेंट को कि देखें 22 महीने हो गए, आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। क्या उन्होंने यहाँ पे कोई बेल आउट पैकेज दिया? क्या उन्होंने इसका जो एहतसाब का नारा लेके आए थे, क्या कोई यहाँ एहतसाब किया? क्या इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके 9,350 लोगों की नौकरियां ले रहे हैं? ठीक है, क्या इन्होंने कोई टेक्निकल यहाँ पे कोई मैनेजमेंट लगाई जो ये फैसला कर रहे हैं? मतलब ये तो आसान सा हल है कि भेज दिया जाए। मतलब मगर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, क्या रिवाइवल के लिए कुछ नहीं हुआ? कोई मैनेजमेंट लाकर, कोई लोगों को अपॉइंट करके जो काम को समझते हो कोशिश कर कोई नहीं की गई? क्योंकि ज़ाहिर पहले से बंद पड़ी थी, ये बंद ही रही, कुछ नहीं कोशिश हुई। 2-3 लोग आए जिनका उस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन थे, वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टील का। इसी तरह बोर्ड के डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह एक एनपी के इंचार्ज है, एक हमारे जो सिक्योरिटी के इंचार्ज है, उनका भी कोई स्टील से एक्सपीरियंस नहीं है। आपको उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी? उन्होंने वादे किए थे, आप लोगों के एहतजाज में शिरकत की थी, खुद वजीर आजम ने, खुद असद उमर ने, कि चीज़ें ठीक होंगी? हमने बिल्कुल इमरान खान के वादों पे, और असद उमर साहब बार बार स्टील मिल आते थे, इमरान खान भी आ चुके हैं, हम मौजूद रिकॉर्ड में भी होंगी। उन्होंने हमें इतने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि हमें इंसाफ लेबर यूनियन को सपोर्ट किया, इसलिए कि स्टील मिल का रिवाइवल करेंगे, ये यहाँ पे मुलाजमीन को एक अच्छा पैकेज दिया करेंगे, स्टील मिल फिर से चल जाएगी, हमें बोनसेस मिला करेंगे। ये सब सोच के जो असद उमर ने, आप रिकॉर्ड पे हो गया, असद उमर ने कहा था मेरी वीडियोस आप जो है ना संभाल के रखना, कल को अगर स्टील मिल के बारे में गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला करती है तरीके इंसाफ की, तो मैं स्टील मिल के मुलाजमीन को, मैं स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। आज असद उमर कहीं नजर नहीं आ रहे, उनको कोई एक बयान तक नहीं आ रहा इस बात पे
और इंसाफ लेबर यूनियन जो उनकी यूनियन अपनी यूनियन है वो तहरीके इंसाफ के कराची हाउस जो है इंसाफ हाउस उसमें 2 दिन मुजाहरा करके उनको तक नहीं पूछा गया। बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी। यूनियन क्या कह रही है, मुलाजमीन क्या कह रहे हैं।